अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी पिछली वीडियो में हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम जो पॉइंट देखेंगे, जो टॉपिक देखेंगे, वो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी और जितने भी केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री को समझना एनाटॉमी, ह्यूमन या फिर एनिमल्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट एक्सप्लेन्स प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड मसल कंट्रैक्शन। इसमें हम डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनको देखते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है और मसल कंट्रैक्शन भी है। इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको बायोकेमिस्ट्री ही हैंडल करती है। बायोकेमिस्ट्री की ही ब्रांच के अंडर हम उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड के, कितनी टाइप के कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हमारे पास है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टन केमिकल कंपाउंड। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके अंदर सर्टन टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी हम देख लेते हैं कि उन कंपाउंड्स की टोटल कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिल के जो है ना बॉन्ड बना रहे होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूडेड है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और न्यूक्लिक एसिड्स की। जबकि ऑन द अदर हैंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, यानी कार्बन अकेला प्रेजेंट हो सकता है या फिर हाइड्रोजन अकेला, इन दोनों की बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, एसिड्स की और साल्ट्स की। वाटर में हम देख रहे हैं H2O तो है। आपको ये कह सकता है, कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि इसमें तो हाइड्रोजन है, यहाँ हमें बताया गया कि हाइड्रोजन ना हो जिसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ जो बात हमने मेन समझने की है वो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनका टुगेदर कोई बॉन्ड नहीं होता। अब जैसे H2O में जो है हाइड्रोजन का कार्बन के साथ तो कोई बॉन्ड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ तो कोई बॉन्ड नहीं है। इसी तरह एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं। इस तरह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो होप सो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल एक्टिविटीज़ को। ऑर्गेनिज्म टेक्स केमिकल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड मेक केमिकल्स ऑफ देयर सेल्स फ्रॉम दीज केमिकल्स। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट से केमिकल्स को लेते हैं और उन केमिकल्स की प्रोडक्शन करते हैं जो उनके सेल्स को रिक्वायर होते हैं फॉर देयर फंक्शनिंग। सेल्स कंटिन्यूसली टेक सब्सटेंसेस फ्रॉम इन्वायरमेंट। सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली सब्सटेंसेस, अपनी ज़रूरत के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको इन्वायरमेंट से लेते हैं, अपनी बॉडी में लेके आते हैं और उनको न्यू सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं, न्यू केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनको उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। कंटिन्यूस एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन सेल एंड लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन दीज एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इस पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस होती हैं और जो सेल होता है उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी भी हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलती है और जो ऑर्गेनिज्म की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती है केमिकल सब्सटेंसेस पे जो वो अपनी इन्वायरमेंट से लेता है। इसी तरह जो उसका वो है मेटाबॉलिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एक सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। कभी जो होता है सेल, उसमें कोई चीज़ें टूट रही होती हैं, कभी चीज़ें बन रही होती हैं। ये जो सारा चीज़ों का बनना, चीज़ों का टूटना, ये पूरा मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की भी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम देखते हैं, पहली टाइप को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं।
मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, वो एनाबॉलिज्म होता है। यानी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना, सिंपल सब्सटेंसेस से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाना एनाबॉलिज्म होता है। इन रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब जब सिंपल कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे तो उनको ज्वाइन होने में जो एनर्जी ही चाहिए होगी ना, उनकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी, तो दीज रिएक्शंस नीड एनर्जी। इसके एग्जांपल में आ जाता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड इसकी टाइप है मेटाबॉलिज्म की, वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म इन विच कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऐसा जिसके अंदर जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कम्प्लेक्स से सिंपल में। एनाबॉलिज्म था सिंपल से कम्प्लेक्स में, कैटाबॉलिज्म है कम्प्लेक्स से सिंपल में। उस मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी यूज़ होती है और कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज़ होती है। बोथ टेक्स प्लेस इन सेल, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी कलेक्टिवली जो मेटाबॉलिज्म है वो सेल के अंदर टेक प्लेस होता है। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, देन दीज सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रीयूज्ड। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को रीयूज़ कर लिया जाता है, सेल उनको दोबारा से यूज़ कर लेता है। या फिर कभी कभी ये होता है, ये जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंबाइन होके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। यानी कभी कम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होते हैं, कभी सिंपल जो है वो कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं। इंटरकन्वर्जेंस इनकी चलती रहती हैं थ्रू प्रोसेसेस। तो वो कह रहे हैं देयरफॉर इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टेक प्लेस। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं, ये इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। कभी प्रोटीन्स लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स में। इसी तरह ये इंटरकन्वर्जेंस चलती रहती हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। These interconversions are examples of co-coordinated catabolic and anabolic activities. जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसमें दोनों ही चीज़ें हैं, कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म भी है। दोनों के बगैर जो है वो सेल की एक्टिविटी जो है ना वो इनकम्प्लीट है। सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैटाबॉलिज्म भी उतना ही ज़रूरी है जितना एनाबॉलिज्म। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से और कलेक्टिव जो है फंक्शंस अपने परफॉर्म करते हैं। अब आज का बस इतना सा ही टॉपिक था, होप से समझ आया होगा, इजी था। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई और टॉपिक आप लोगों को चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।